सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न हल करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो ये जो चतुर्भुज यहाँ पे हमें दिया गया है, यह है ABCD और यहाँ पर जो BA है वो CD के समांतर दिया गया है। और यहाँ पर हमें ये कोण x धन 40 डिग्री दिया है और ये कोण x ऋण 40 डिग्री। तो हमें निकालना है x का मान। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें समांतर रेखाएं दी गई हों तो हम संगत कोण का उपयोग करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हारा ध्यान जरा यहाँ इस समांतर रेखा पे लगा दूं। तो इस BA को जरा मैं आगे बढ़ाता हूं और इस CD को भी मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये दोनों हैं हमारी समांतर रेखाएं और इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई ये जो AD है ये एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो यहाँ पर मैं एक तिर्यकछेदी रेखा बना लेता हूं जो AD के साथ गुजरेगी। तो यहाँ पर ये बन गई तिर्यकछेदी रेखा। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि संगत कोण के द्वारा जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और तिर्यकछेदी रेखा होती है तो जो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये संगत कोण के द्वारा ये वाले कोण के बराबर होता है। तो अगर ये कोण है x धन 40 डिग्री तो ये वाला कोण भी होगा x धन 40 डिग्री। तो ये कोण भी हो गया x धन 40 डिग्री। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये वाला जो पूरा कोण है ये तो एक सीधा कोण है, ये तो 180 डिग्री है क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो तो 180 डिग्री होगा। तो चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ये वाला जो कोण है x ऋण 40 डिग्री धन x धन 40 डिग्री, इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों समपूरक कोण हैं, या मैं कह सकता हूँ ये मिलाकर बनाते हैं एक सीधा कोण। तो यहाँ पर 40 और 40 तो कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x धन x यानी कि 2x जो बराबर है यहाँ पे 180 डिग्री के। तो अगर 2 से दोनों तरफ मैं विभाजित कर दूं तो हमें x का मान मिल जाएगा, वो होगा 180 बटा 2 यानी कि x जो है वो हमें मिल गया है, x का माप है 90 डिग्री। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें कुछ ये आकृति दी गई है और हमसे ये x ये वाला कोण निकालने के लिए कहा गया है। हमें ये कोण दिया है 88 डिग्री और ये कोण दिया है 36 डिग्री और यहाँ पर एक समकोण भी दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये समकोण देख रहा हूँ। अब इस समकोण को अगर देखो तो ये समकोण बन रहा है इस 36 डिग्री से और ये वाले कोण से। तो ये दोनों कोण तो पूरक कोण हुए क्योंकि दोनों का योगफल है 90 डिग्री। तो अगर ये 36 डिग्री है तो ये वाला कोण होगा 90 ऋण 36। तो ये वाला कोण होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 90 डिग्री ऋण 36 डिग्री। तो 90 ऋण 36 यानी ये वाला जो कोण है ये है 54 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ पर ये है 88 डिग्री। तो ये वाला कोण मैं देख रहा हूँ, तो ये वाला जो कोण है ये तो इसका संपूरक कोण है क्योंकि दोनों मिलके एक सीधा कोण बना रहे हैं 180 डिग्री का। तो अगर ये 88 डिग्री है तो ये वाला कोण है 180 ऋण 88। मैं ज़रा यहाँ लिख लेता हूँ, यह है 180 डिग्री ऋण 88 डिग्री और 180 ऋण 88 होगा 92। तो ये वाला जो कोण है ये है 92 डिग्री। तो अब ज़रा ये वाला त्रिभुज देखो। तो इस त्रिभुज में हमें दो कोण पता चल गए हैं, 54 और 92। तो x तो हमें मिल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि x धन 54 धन 92 ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर x धन 54 धन 92 हमें मिलेगा 146 डिग्री।
तो ये हो जाएगा 146 डिग्री और यहाँ पर है हमारे पास 180 डिग्री। मैं यहाँ डिग्री लिखना भूल गया, तो यहाँ तो ये रहेगा। तो अब अगर दोनों तरफ मैं 146 डिग्री से घटा दूं तो x का माप हमें मिल जाएगा। ये होगा 180 डिग्री ऋण 146 डिग्री, और 180 ऋण 146 यानी कि हमें x का माप मिल चुका है, ये है 34 डिग्री। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये एक और प्रश्न आ गया कोण से संबंधित। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ हमें दो रेखाएं दी गई हैं, रेखा AB और रेखा CD, और यहाँ पे कुछ त्रिभुज और कोण बन रहे हैं। यहाँ पर हमें 132, ये 52 और हमें निकालना है ये x। तो चलो यहाँ से शुरू करते करते हम यहाँ पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पे ये है 132 और अभी अभी हमने देखा कि ये जो कोण है ये इस 132 का संपूरक कोण है, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों मिलके बना रहे हैं एक सीधा कोण। तो अगर ये 132 है तो ये होगा 180 ऋण 132, और 180 ऋण 132 यानी ये हो जाएगा 48 डिग्री। तो ये वाला कोण है 48 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाले त्रिभुज में हमें ये कोण पता है, ये कोण पता है, और ये वाले कोण का मान मैं ले लेता हूँ समझो कि y। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है योगफल वो होता है 180। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा y धन 52 डिग्री धन 48 डिग्री, ये बराबर हमें मिलेगा 180 के। तो यहाँ 52 धन 48 ये तो हो जाएंगे पूरे पूरे 100, तो y धन 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। और अगर दोनों तरफ मैं 100 डिग्री से घटा दूं तो हमें y का मान मिल रहा है 180 डिग्री ऋण 100 डिग्री, जो बराबर होगा 80 डिग्री के। तो y का मान मिल गया हमें 80 डिग्री। अब यहाँ पर अगर देखो तो x और y तो दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण हैं, तो उन दोनों का मान तो बराबर होगा। तो अगर y का मान 80 डिग्री है तो x का मान भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि x जो है वो बराबर है y के, जो था 80 डिग्री। तो चलो ये प्रश्न भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि पंचकोण के आंतरिक कोणों के माप हैं 2x, 6x, 4x ऋण 6, 2x ऋण 16, 6x धन 2। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो चलो सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ एक पंचकोण बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक भुजा, ये हो जाएगी दूसरी भुजा, ये है यहाँ पर तीसरी भुजा, और ये है 4, और ये हो गई यहाँ पर 5 भुजा। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के जो आंतरिक कोणों का जो मान होता है, उसका जो योगफल होता है, उसका हमारे पास सूत्र है। पर सूत्र तो ज़्यादातर मैं तो भूल जाता हूँ, तो मैं तो चलो कोशिश करता हूँ इसको अपनी तरकीब से करने के, जो हमने बाकी वीडियो में भी की है। तो कभी भी हमारे पास जब भी बहुभुज हो तो उन्हें तुम बांट दो त्रिभुजों में। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ से अगर एक रेखा खींचूं तो ये देखो एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से एक और रेखा खींचूं तो ये एक और त्रिभुज बन गया। तो देखो यहाँ पर इन दो रेखाओं के जरिए इस पंचकोण को मैंने 3 त्रिभुजों में बांट दिया है। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हम त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योगफल को जानते हैं, वो होता है 180 डिग्री। तो समझो ये वाले त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है वो है ये और ये, और ये वाले त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं ये और ये, और ये वाले त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं ये और ये। अब जरा अगर तुम देखो तो इन सब के आंतरिक कोण को जब हम जोड़ेंगे तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये तो दरअसल हमारे पंचकोण के आंतरिक कोण बन जाएंगे। तो पंचकोण के आंतरिक कोणों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा हमारे इन तीनों त्रिभुजों के आंतरिक कोणों के योगफल के। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल होता है 180, तो 3 का होगा हमारे पास यहाँ पर 3 गुणा 180 डिग्री, यानी कि ये होगा 540 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो आंतरिक कोण दिए हैं हमारे पंचकोण के 1, 2, 3, 4, 5 आंतरिक कोण दिए हैं, इन सब का जो योगफल है वो है
540 डिग्री। तो चलो मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ। तो हमारे पास है 2x धन 6x धन ये वाला कोण है 4x ऋण 6 धन ये वाला कोण है 2x ऋण 16, ये वाला कोण है 6x धन 2। यहाँ जगह तो नहीं बची तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जो है ये बराबर है 540 डिग्री के। तो अब ज़रा देखो हमें क्या मिल रहा है। हमारे पास आ रहा है 2x धन 6 यानी कि ये हो जाएंगे 8 और 4 हो जाएंगे ये 12x, 12 और 2 यहाँ हो जाएंगे 14x और 6 यहाँ हो जाएंगे 20x। तो हमें जो 540 है वो बराबर मिल रहा है यहाँ पे 20x और यहाँ पे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। ये है ऋण 6 ऋण 16 ऋण 6 ऋण 16 हो जाएंगे ऋण 22 धन 2 हो जाएंगे ऋण 20। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 20। अब अगर दोनों तरफ मैं 20 जोड़ दूं तो ये 20 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 540 धन 20 यानी कि ये हो जाएगा 560। तो हमें मिलेगा कि जो 20x है वो बराबर होगा 560 के। तो उस हिसाब से दोनों तरफ अगर मैं 20 से विभाजित कर दूं तो यहाँ x मुझे मिल जाएगा 560 बटा 20 यानी कि 56 बटा 2 यानी कि 28। तो चलो x हमें मिल चुका है 28। अब यहाँ पर हमारा सवाल था कि सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे कौन सा है, वो यहाँ पे है ये वाला, ये है 6x धन 2। तो हमें निकालना है 6x धन 2 क्या होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हमें निकालना है 6x धन 2। तो ये जो है ये बराबर होगा 6 गुणा x जो है 28 धन 2। तो 6 गुणा 28 तो हो जाएंगे 168 और यहाँ पे है धन 2 तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 170। तो जो सबसे बड़ा जो कोण है उसका मान है 170 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का मान है यहाँ पर 170 डिग्री। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये लेते हैं हम हमारा आखिरी प्रश्न। एक सम षटभुज के बही कोण का माप क्या है। तो हमें यहाँ बनाना है एक सम षटभुज। तो चलो सबसे पहले मैं एक सम षटभुज बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी एक भुजा, ये है यहाँ पे 2, ये रहेगी तीसरी भुजा और ये आ जाएगी यहाँ पे चौथी भुजा, ये है यहाँ पे 5 और ये हो जाएगी यहाँ छठी भुजा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक सम षटभुज बना सकूं। सम षटभुज यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और हमें निकालना है इसके बहिष्कोण का माप। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी पिछला सवाल किया उस हिसाब से हम सबसे पहले इसके आंतरिक कोणों का माप निकालते हैं। तो चलो इस षटभुज को हम अलग अलग त्रिभुजों में बांट लें। तो मैं यहाँ से शुरू करके ये एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ बन जाएंगे ये 2 त्रिभुज और ये खींचने के बाद यहाँ ये तीसरा और ये चौथा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ बन रहे हैं 4 त्रिभुज। तो इस षटभुज के जो आंतरिक कोण होंगे उन सब का जो योगफल होगा वो बराबर होगा इन चारों त्रिभुज के कोणों के योगफल के। तो इनके जो आंतरिक कोण होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा गुणा 4। तो इसके जो आंतरिक कोण हैं उनके योगफल होंगे 4 गुणा 180 डिग्री और 4 गुणा 180 हमें मिलेंगे 720 डिग्री। यानी कि सारे कोणों का जो माप है वो है 720 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास कितने आंतरिक कोण हैं। तो ये षटभुज है तो यहाँ तो 6 ही होंगे। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो इन 6 के 6 जो आंतरिक कोण हैं उनका योगफल है 720 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये सारे के सारे बराबर कोण हैं क्योंकि ये है सम षटभुज। तो चलो इन सब को मैं ले लेता हूं x। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं कि ऐसे मैं मान रहा हूं x। तो ये कुल हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें मिलेगा कि 6x जो है वो बराबर होगा 720 के। तो अब दोनों तरफ अगर 6 से मैं विभाजित कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा 720 बटा 6 यानी कि 120 डिग्री। यानी कि जो आंतरिक कोण है उसका माप है 120 डिग्री। तो चलो अब हम इसके बहिष्कोण का माप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ एक सीधी रेखा खींचता हूँ
ताकि यहाँ पर बने एक सीधा कोण। तो ये वाला जो कोण है ये कहलाता है इसका बाहिश कोण। चलो इसको मैं नाम ले लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं y। तो x है आंतरिक कोण और y है बाहिश कोण। और यहाँ पे ये दोनों तो एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। तो इन दोनों का योगफल करने पे हमें मिलेगा 180। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि x धन y बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों है संपूरक कोण। और x तो हम निकाल चुके हैं, ये है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमको जो y है वो मिल जाएगा और वो यहाँ पर हमें मिलेगा, जब हम 120 डिग्री दोनों तरफ घटाएंगे तो y हमें मिल जाएगा 180 ऋण 120। तो y हमें मिल जाएगा 180 ऋण 120, यानी कि y हमें मिल रहा है 60 डिग्री। तो जो y है वो है हमारा बाहिश कोण और वो हमें मिल चुका है। और ये हमें कितना मिला है? एक समषटभुज का जो बाहिश कोण होता है उसका माप होता है 60 डिग्री। तो चलो, बड़ा मजा आया इतने सारे प्रश्न हल करके। उम्मीद करता हूं तुम्हें भी उतना ही मजा आया होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस आकृति में ये जो रेखा है, रेखा एम के, ये समांतर है रेखा एन जे के, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो हमारी रेखा है, रेखा एम के, ये हमें दी गई है कि ये समांतर है ये वाली रेखा, यानी कि रेखा एन जे के। तो ये दोनों रेखाएं हमें यहाँ पे समांतर दी गई हैं। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, कोण एल एम के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो कोण है, कोण एल एम के, ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो कोण एल एम के है ये तो है कोण बी। तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये जो कोण बी है ये बराबर है कोण एल एन जे, यानी कि ये बराबर है कोण ए के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोककर इसे खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो कोण, कोण बी और कोण ए को बराबर साबित करना है। और मैं देख सकता हूँ कि इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो कोण बी है ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये जो कोण ए है ये आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग से हम देखते हैं। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें तीन कोण दिए गए हैं, कोण बी, कोण सी और ये वाला कोण, ये कोण तो समकोण है, ये है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम योगफल करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज में जब हम इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण बी धन कोण सी धन कोण, ये वाला कोण, ये तो समकोण है और ये होगा 90 डिग्री। और इन तीनों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री दोनों तरफ घटा दूँ तो मुझे यहाँ 90 तो चला जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा B धन C, ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि 90 डिग्री। और अगर हम रुचि रखते हैं कोण बी में तो दोनों तरफ हम सी से घटा भी देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये जो कोण बी है ये हमें बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री ऋण सी। तो चलो कोण बी के बारे में हमें कुछ तो पता चला। और इसी तरह से अगर हम इस बड़े त्रिभुज पे ध्यान दें तो सबसे पहले इसे मैं सफ़ेद रंग से दर्शा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज। और इसमें हमें तीन कोण जो दिए गए हैं वो है कोण ए, कोण सी और ये वाला समकोण जो 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों को भी हम जोड़ के बराबर लिख देते हैं 180 के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये जो कोण ए है, कोण ए
धन कोण C और धन ये नीला वाला कोण जो समकोण है ये होगा 90 डिग्री। तो ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। और अब अगर दोनों तरफ मैं 90 डिग्री से घटा दूं तो यहाँ 90 चला जाएगा, यहाँ 180 ऋण 90 हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हमारे पास बचेगा कोण A धन C और ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90 यानी कि 90 डिग्री के। और अब अगर हम कोण A में रुचि रखते हैं तो दोनों तरफ C से भी घटा देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो A का मान जो हमें मिलेगा वो बराबर मिलेगा 90 डिग्री ऋण C के। तो यहाँ पे अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कोण A का हमें मान मिल रहा है 90 डिग्री ऋण C और यहाँ पे कोण B का भी मान हमें मिल रहा है 90 डिग्री ऋण C। तो उस प्रकार तो ये दोनों कोण A और B ये दोनों तो समान हुए, तो कोण B और कोण A हुए समान कोण या सर्वांग समकोण। तो ये दोनों कोण B बराबर होगा कोण A के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि कोण B बराबर होगा कोण A के या कोण LM के बराबर होगा कोण LNJ के। तो जब अगर हमें दो समांतर रेखाएं दी जाएं तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये दोनों बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक इस संख्या के समान है? तो हमें यहाँ कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें यहाँ एक संख्या दी गई है, हमें देखनी है कि ये संख्या किन के समान है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो संख्या हमें दी गई है यह है सातवां मूल v की घात 3। अब इसे हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सातवां मूल है वो दरअसल हम लिख सकते हैं घात के रूप में। सातवां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7 और यहाँ पे हमारे पास v का घन v की घात 3 और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये है v की घात 3 और उसकी घात 1/7। जब घात की भी घात दी जाती है तो हम उन दोनों घातों को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा v की घात 3 गुणा 1/7 जो बराबर होगा v की घात 3/7 के। तो इस संख्या को मैं इस अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या समान है। तो ये तो कुछ अलग लग रही है। ये वाली है v की घात 3 और पूरे की घात 1/7 जो ये है, तो ये तो बिल्कुल समान है। और अगली हमें दी गई है v की घात 3/7, ये तो हमें यहाँ मिल चुकी है, तो ये भी हमारी संख्या के समान है। अब इस संख्या का क्या? तो चलो इसे हम लेते हैं यहाँ पे। यह है तीसरा मूल v की घात 7 का। तो इसे अगर हम हल करें तो ये बराबर होगा तीसरा मूल हम लिख सकते हैं घात के रूप में 1/3 और यहाँ पे हमारे पास v की घात 7। अब ये है घात की भी घात जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगा v की घात 7 गुणा 1/3 जो बराबर होगा v की घात 7/3 के। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो व्यंजक हमें दिया गया था ये हमने निकाला, ये है v की घात 3/7 और ये यहाँ पे है v की घात 7/3, तो ये तो समान नहीं है। चलिए और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है कि अगर छठवां मूल g की घात 5 बराबर है g की घात d, जहाँ पे g 0 या उससे बड़ा है, तो d का मान हमें निकालना है, d का मान। तो चलो शुरू करते हैं। हमें दिया गया है छठवां मूल g की घात 5 का। अब छठवां मूल जो है वो घात के रूप में हम लिख सकते हैं। छठवां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/6 और यहाँ पे हमारे पास g की घात 5। अब ये घात की भी घात है जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगी g की घात 5 गुणा 1/6 जो बराबर होगा g की घात 5/6 के। तो ये जो संख्या है ये हमें आ रही है g की घात 5/6, पर ये हमें दी गई है कि ये है दरअसल g की घात d, तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये g की घात d। अब यहाँ पे जो दो आधार हैं वो तो समान हैं g,
तो इनकी जो घात होगी वो भी समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि 5/6 बराबर है d के, या कह सकते हैं कि d का जो मान है वो है 5/6। तो ये हो गया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। हमें दिया गया कि अगर 1/7वां मूल x का बराबर है x की घात d के, जहाँ पे x जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो d का मान निकालिए। तो हमें निकालना है d का मान। तो चलो इस समीकरण के बाई तरफ की संख्या ले लेते हैं। तो यह है 1/7वां मूल x का। अब सबसे पहले तो जो हम जानते हैं कि 1/, ये जो 7वां मूल है इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ये 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7। तो जो 7वां मूल है x का वो हो जाएगी x की घात 1/7। अब यहाँ पे मुझे एक नियम याद आ रहा है घातांकों का, जो हम जानते हैं कि अगर हमें दिया गया है a की घात ऋण b, तो उसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1/a की घात b। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये वाले रूप में, कि यहाँ पे है 1/x की घात 1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है x की घात ऋण 1/7 के। तो जी हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें ये जो संख्या है ये दरअसल दी गई थी x की घात d। तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये बराबर है x की घात d के। अब देख रहे हो कि दोनों के आधार बराबर हैं x, तो इनकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें मिल रहा है कि जो d है वो बराबर है ऋण 1/7 के। चलो एक संख्या लेते हैं 64, और इसकी घात हम लेते हैं 1/3। तो हम जानते हैं कि 64 की घात 1/3 बराबर होता है तीसरे मूल के 64 के, यानी कि दरअसल ये है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल यानी कि ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिलेगा, जो संख्या है दरअसल 4। 4 × 4 16 और गुणा 4 64। तो ये संख्या है 4। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 4 का जो घन है वो दरअसल है 64। तो ये तो हमें पता है, लेकिन क्या होगा अगर हमें चाहिए 64 की घात 2/3? तो ये क्या होगा? अब घातांकों का एक बहुत ही बढ़िया नियम है, जो मैं इस प्रकार से कुछ तो मैं समझाना चाहता हूँ कि समझो अगर हमें दिया गया है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 4, तो ये दरअसल बराबर होता है 2 की घात के, जहाँ पे ये दोनों घातांक एक दूसरे में गुणा हो जाते हैं। तो ये होता है 3 × 4। तो दरअसल ये बराबर है 2 की घात 12 के। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 2 की घात है 12, ये दरअसल है 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3। तो ऐसे हम इसे देख सकते हैं कि अगर घात की भी घात दी गई है तो दरअसल वो घातांकों का गुणाकार होता है। तो उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर घातांकों का गुणाकार है तो वो हम घात की भी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो वही काम हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 64 की घात 2/3। तो ये बराबर है दरअसल 64 की घात 2 गुणा 1/3 के। अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये 64 की घात 1/3 और इस पूरे की घात है 2। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी हमने यहाँ पे देखा कि 64 की घात 1/3 तो दरअसल बराबर है 4 के। तो ये जो संख्या है ये बराबर हो जाएगी 4 के, और इसके बाद हमें लेना है इसका वर्ग। इसकी घात है 2। अब 4 की घात 2, ये तो हम जानते हैं 4 का वर्ग है 16। चलो अब एक बहुत ही बढ़िया सी संख्या देता हूँ, इसे तुम खुद से हल करने की कोशिश करो। तो वो संख्या है 8/27 और इस पूरे की घात है ऋण 2/3। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे खुद से हल करके वापस आओ। तो चलो देखते हैं। अब ये हमने किया है कि अगर हमें ऋणात्मक घात दी गई है तो उसे हम धनात्मक घात में बदल सकते हैं इस संख्या का व्युत्क्रम लेके। तो चलो वो हम कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 27/8 के, इसका व्युत्क्रम ले लिया
तो इसकी जो घात है वो हो जाती है धनात्मक, तो ये हो जाएगी 2/3। अब एक और घातांकों का बहुत ही बढ़िया नियम है कि अंश और हर दोनों की घात अगर हमें एक ही दी गई है तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये बराबर है 27 की घात 2/3, और इस पूरे के नीचे आएगा यहाँ पे हमारे पास 8 की घात 2/3। तो अब हमारे पास अंश और हल दोनों में ही घात हो गई है 2/3, और 2/3 घात तो हम यहाँ करके आए हैं कि 2/3 घात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि घात 1/3 इस पूरे की घात 2। तो चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 27 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 2, और यहाँ हर में हमें मिलेगा 8 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा 27 की घात 1/3, यानी ऐसी संख्या जिसे 3 बार गुणा करने पे हमें 27 मिले। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है 3, क्योंकि 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 27। तो 27 की घात 1/3 होगा 3। तो ये संख्या हमें यहाँ पे मिल गई 3, और इसकी घात है यहाँ पे 2, और हर में हमें चाहिए 8 की घात 1/3, यानी ऐसी संख्या जिसे हम 3 बार खुद से गुणा करें तो हमें 8 मिलना चाहिए। तो वो संख्या है 2, क्योंकि 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 होता है 8। तो हर में हमारे पास मिलने वाला है यहाँ पे हमें 2, और इस पूरे की घात यहाँ पे ये दी गई है, ये है 2। तो अब ये बराबर हो गया 3 की घात 2 के, जो बराबर है 9, और हर में हमारे पास है 2 की घात 2 के, जो बराबर है 4। तो ये जो संख्या हमें दी गई थी ये थी 9/4। Désolé, c'est les Covid que je प्रिय छात्राः, यत् मया पूर्वमेव कथितमासीत् यत् पाठस्य अन्ते किमस्ति योग्यतायाः विस्तारः। योग्यतायाः विस्तारः वयं किं करणीयं, हमें क्या करना है? योग्यता विस्तार के साथ अपनी योग्यता को विकसित करने का प्रयास करना है। जैसा कि हर एक पाठ में हमने पढ़ा है
योग्यता को विस्तृत किया है। तो इस पाठ में भी आपको देशभक्ति से संबंधित कुछ संदेश दिया हुआ है जिसे आपको समझने की कोशिश करना है और अपने अंदर उनको विकसित करने का प्रयास करना है। तो योग्यता विस्तार पढ़ें, आप भी अपनी पुस्तकों में ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ें। अनेन पाठेन अयम संदेशः प्रदीयते यत् वयं भारतीयाः स्वदेशं प्रति मनसा वाचा कर्मणा धनेन जीवनेन च निष्ठावन्तः भवेम। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हम भारतीयों को अपने मन, वचन, कर्म, जीवन, धन के द्वारा अपने देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। देशभक्ति ही अस्माकं रक्तस्य कणे कणे प्रवाहिता भवेत, और देशभक्ति हमारे रक्त के कण कण में प्रवाहित होनी चाहिए। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमें भक्ति तो करनी ही चाहिए ना। अगर भक्ति ना करें तो इस जीवन का क्या मोल है। तो देश के प्रति हमें कृतज्ञता दिखानी चाहिए, उसके प्रति हमें अपनी भक्ति रखनी ही चाहिए। आगे देखें। भारत महिमा किम वा राष्ट्र महिमा वेदेषु अपि वर्णिता। और भारत की महिमा ही नहीं अपितु राष्ट्र महिमा, देश की महिमा वेदों में भी इसका वर्णन किया हुआ है। अग्रे वयं किं पश्यामः, अग्रे दत्तमस्ति संस्कृत शिक्षकानां सहयोगेन तान वेद मंत्रान् संगृह्णयात्। और कहा गया है कि संस्कृत शिक्षकों के सहयोग से आपको उन वेद मंत्रों को संग्रहित करना है, उनका संग्रह करना है। तो अपने संस्कृत शिक्षक का सहयोग लेंगे ना आप, बिल्कुल उनके सहयोग से आप वेद मंत्रों का संकलन कीजिए और अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाने की कोशिश कीजिए। आगे पढ़े, फिर आगे क्या दिया है। अस्मिन् खंडे राष्ट्र अभिवर्धन सूक्तम दत्तम अस्ति। इस खंड में क्या है, इसमें प्राचीन राष्ट्रगीत दिया गया है जो वेद का एक अभिवर्धन सूक्त है। ये राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त है, ठीक है, जिसे हम उसका गायन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे इसका। और मेरी इच्छा है कि आप भी साथ में इसका वाचन अवश्य करेंगे। तो शुरू करें फिर। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्याशुर ईशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा अनड्वनशु सप्ते पुरन्धिर्योः जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पजन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से यह राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त था, जिसका अर्थ भी जानने की इच्छा हो रही होगी आपको। तो इसके अर्थ को जान लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, किससे ये प्रार्थना की जा रही है। इसमें ब्रह्मन अर्थात ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मदेव परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है देखते हैं। तो इस राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त को सुन के मजा आया, अर्थ को भी देख लेते हैं, थोड़ा और आनंद आएगा, है ना। इस सूक्त में प्रार्थना की जा रही है कि हे ब्राह्मण अर्थात परमात्मा, हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण ब्रह्म तेज को धारण करने वाले हों, क्षत्रिय धनुर्धारी महारथी तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले हों। हमारी गायें कैसी हों, दुधारू हों, पशु बलवान हों तथा घोड़े शीघ्रगामी हों। हमारी नारियां कैसी हों, सदा ही हमारे राष्ट्र का आधार हों। और हमारे योद्धा कैसे हों, हमारे योद्धा बलवान हों और सभ्य हों। और आगे फिर क्या कहा जा रहा है, तो देखिए आगे फिर क्या कहा जा रहा है। तो देख रहे हैं ना, नारियों को राष्ट्र का आधार कहा गया। और पुत्रों को कैसा होना है, तो हमारे पुत्र बुद्धिमान हों, बादल आवश्यकता अनुसार बारिश करें और धरती की ताप को दूर करें। हमारे वृक्ष फल फूल से भरे हों, हमारी औषधियाँ अमोघ हों। अमोघ का तात्पर्य क्या है, अमोघ अर्थात अचूक, है ना। और हमारी स्वाधीनता तो हो, परंतु वह योग एवं कल्याण की वृद्धि करने वाले हों। अग्रे अपि लिखितम अस्ति, किम लिखितम अस्ति, सस्वर वाचनम
भवन्तः अपि करणीयः। तो करें। मंत्रार्था सिद्धयः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिर्नाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। कितना सुंदर कहा ना, कितना सुंदर कहा। क्या कहा? मंत्रों के अर्थ क्या हो? सिद्ध हो, हमारे मनोरथ पूर्ण हो, शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो और मित्रों का उदय हो। कितनी सुंदर परिकल्पना है ये। अगर इस तरह हो जाए तो फिर देश में कहीं भी ईर्ष्या द्वेष दिखे ही नहीं। और आगे फिर और कहा गया, क्या कहा गया? आगे देखिए। अस्मिन् क्रमे केचन विद्वांसस्य रचनानां परिचयमपि दत्तमस्ति। किमस्ति? भारत महिमा आधुनिक संस्कृत साहित्ये अपि भूरिशः प्राप्यते। और भारत की महिमा का गुणगान तो आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। तत्र स्वर्गीय वासुदेव द्विवेदिनः मातृभूमे नमः, डॉक्टर रमाकांत शुक्लस्य भाति मे भारतम, डॉक्टर सतीश चंद्र झा वर्यस्य राजतां मे मनसि नः प्रियम भारतम, डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्रस्य अखंडम राष्ट्रदेवं स्वं नमामो भारतम दिव्यम, अन्येषां कवीनां मर्मस्पर्शी गीतानां भारत महिमानं प्रस्तुवन्ति। एतेषां गीतानां वाचनं गायनं च करणीयम। और क्या कहा इसमें कि इसमें स्वर्गीय वासुदेव द्विवेदी जी की लिखी हुई मातृभूमि नमो मातृभूमे नमः, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का भाति में भारतम, डॉक्टर सतीश चंद्र झा महोदय का राजताम में वचसी न प्रियम भारतम, डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र का अखंडम राष्ट्रदेवम स्वम नमामो भारतम दिव्यम, अन्येषाम और अन्य कवियों के मर्मस्पर्शी गीतों में भारत की महिमा का प्रस्तुवन किया गया है, अर्थात उनके गीतों के माध्यम से भारत महिमा का गुणगान किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इन गीतों का गायन और वाचन दोनों ही करने योग्य है। तो आप सभी इनका गायन और वाचन अवश्य करने का प्रयास करेंगे। अग्रे लिखितम अस्ति, अस्मिन् क्रमे किं लिखितम अस्ति? भारतस्य महिमानम आधृत्य लघु नाटकस्य मंचनम आयोजनीयम। इस क्रम में क्या लिखा हुआ है? कहा गया है कि भारत की महिमा के आधार पर आप एक लघु नाटक का मंचन कर सकते हैं, अर्थात विद्यालय में लघु नाटक कर सकते हैं। आपस में बच्चे मिलकर सारे एक छोटा सा नाटक के रूप में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंतिम में क्या लिखा है उसे भी देख लें। महिमा महिमन शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य रूपम वर्तते। यहाँ जो महिमा शब्द का प्रयोग हुआ है वो महिमन, मूल शब्द क्या है? महिमन। महिमन का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और आगे फिर इसके पूरे रूप को दिखाया गया है, जिसे क्या करना है? भवन्तः सर्वे अस्य स्मरणम कुर्वन्तु। आप सभी इसका स्मरण करेंगे। तो इस शब्द रूप को आप देखिए किस तरह से लिखा है। महिमा महिमानव महिमानः। इस प्रकार से पूरे शब्द रूप को आपको स्मरण करना है और अपनी कॉपी में भी साफ सुथरी राइटिंग में लिख लेंगे। साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए और इसी के आधार पर अन्य भी जो शब्द रूप हैं उनको भी आप लिख सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि किस तरह देशभक्ति से संबंधित इसमें सारी चीज़ें समाविष्ट की गई हैं जो एक देशभक्त के अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर इस गुण को विकसित करने का प्रयास किया गया है। मंत्रों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से आपके अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करने का पूरा प्रयास किया गया। और अब आप पे ये आधारित है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो आपके अंदर भी अपने देश के प्रति भक्ति तो होनी ही चाहिए। तो एक संकल्प लेते हैं कि हम सभी देशभक्त बने और देश के एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता।
बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।